हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे नए होंगे ना उनके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हर हमेशा कमेंट आता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, तो हम लोग उसी को देखेंगे आज। ठीक है, जैसे कि आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे लिखना चाहिए, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखिएगा तो उसमें क्या चीज़ों को याद रखना है या लिखना है। ठीक है, और कितना और किस तरह से आपको लिखना है, उन तमाम चीज़ों पे चर्चाएं करेंगे आज। और आपको क्वेश्चन लिख के भी दिखाएंगे, यानी कि लिखा हुआ क्वेश्चन हमने रखा है उसको दिखाएंगे कि आपको लिखना कैसे है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर में क्या क्या चीज़ होना चाहिए उन तमाम चीज़ों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर नए होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तब। तो देखिए, पहली जो आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है सर, उसको कितने पेज में लिखा जाए या किस तरह से लिखा जाए। पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे लिखा जाए, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन भी आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कि सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी विषय को आपने लिया होगा तो सब जगह अप्लाई यही नियम करना है जो कि आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात है ये ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को लेकर पूछा गया है तो आपको मेसोपोटामिया से रिलेटेड चीजों को लिखना होगा। यानी मेसोपोटामिया है कहाँ, मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का पैरा देख रहे हैं इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसमें उन चीजों के बारे में चर्चा करना है ना जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, दूसरा जो पैरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट, यानी कि ये जो पूरा का पूरा दूसरा पैरा से शुरू होगा यहाँ तक ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, और तीसरा देखिए आपको और दिखाते हैं अभी, यहाँ तक ही नहीं बल्कि आगे भी आपको ये देखिए, ये आपका हो गया निष्कर्ष। यानी कि कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा तो पहला फॉर्मेट ये समझिए कि कोई भी आपसे क्वेश्चन एक पूछ दिया मान लीजिए, तो पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। जैसे कि अभी हम लिखे हैं उसको आप दिखाते हैं और उसी तरह समझिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया मेसोपोटामिया की सभ्यता का सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, तब इसका उत्तर कैसे लिखिए, तो देखिए उत्तर लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यानी आप जानते हैं विश्व में चीन की सभ्यता, रूस, माफ कीजिएगा, रोम की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, या फिर आप देखेंगे मिस्र की सभ्यता है, तो उसी में एक सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो दजला और फरात नदी के किनारे। यानी देखिए आपने यहाँ पे लोकेशन का चर्चा कर दिया कि देखिए भाई ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे उभरा था। यानी ये जो आप पॉइंट लिखिएगा ना, यही पॉइंट आपको नंबर दे देगा। ठीक है, यह सभ्यता आधुनिक इराक के पास था, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति का भी चर्चा की। यानी आप खुद सोचिए, इतिहास के छात्र होने के साथ आपने इसके भौगोलिक स्थिति का भी चर्चा कर दिया, यानी इसके भूगोल का भी चर्चा कर दिया। ठीक है, इराक के पास उभरी थी। उसके बाद लिखिए यह फारस की जो खाड़ी है उसके उत्तर में स्थित है। इस सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति विविधता मूलक थी, यानी उसमें बहुत से डिफरेंसेस थे। विविधता का मतलब था बहुत चीजें, नई चीजें उनमें समाहित थी, यानी अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह की चीजें उसमें समायोजित थी। ठीक है, तो अब देखिए कि उसके समाज में क्या क्या चीजें थी, अब उसको लिखना शुरू कीजिए। यानी यहां तक आपने जो है ना इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब उनके बारे में लिखना शुरू कीजिएगा कि आखिर कैसी थी, नहीं थी, उन तमाम चीजों को। ठीक है, तो देखिए मेसोपोटामिया में राजा को पृथ्वी पर देवों का प्रतिनिधित्व कहा जाता था। यानी सीधा कह रहा है कि राजा उस समय बहुत सर्वोच्च था और राजा के ही हाथ में सभी अधिकार होते थे। उसके बाद इस सभ्यता में सारी शक्ति का केंद्र कौन होता था, तो राजा होता था। राजा सर्वोपरि होता था। राजा के पास दूसरे स्थान, यानी राजा के बाद जो है ना दूसरा स्थिति जो समाज में था वो पुरोहितों का था। यानी पुरोहितों की भी स्थिति ठीक ठाक थी। उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था पूजा पाठ कराना और राजा को सलाह देना। तो यही चीजें आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको। उसके बाद देखिए समाज में पुरोहितों का के बाद राज्य कर्मचारी और लिपिक वर्ग के लोगों का स्थान होता था। यानी देखिए पहले राजा, फिर पुरोहित, फिर राज्य का लिपिक वर्ग और कर्मचारी लोग आता था। फिर देखिए व्यापारी, जमींदार, कारीगर, दुकानदार, ये सब लोग आते थे। और समाज में दासों की स्थिति बहुत खराब थी, समझे। यानी दास जो है ना बहुत खराब स्थिति में था, इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और दास होते कौन थे, तो युद्ध में बंदी बनाए गए लोग को ही दास बुलाया जाता था। जिसको राजा मतलब जीत के, जिन क्षेत्रों पर राजा जीतता था वहां के कुछ लोगों को बंदी बना लेता था, वही दास कहलाते थे। इतना चीज आप लिख दिए। उसके बाद देखिए मेसोपोटामिया के लोगों का पहनावा ओढ़ावा कैसा था, ये भी समाज का ही अंग होता है। यानी समाज में रहने वाले लोगों का पहनावा ओढ़ावा जो है वह भी समाज के ही पार्ट में आता है। तो उनका सम्मान
मतलब कि पहनावा ओढ़ावा जो था वो सामान्य था, ठीक है। ये लोग भेड़ की खाल का प्रयोग कपड़े को बनाने में और कपड़े को पहनने में करते थे, यानी भेड़ के खाल का बना हुआ कपड़ा ये लोग पहनते थे। ये लोग सन जो होता है, सन आप अभी भी जानते होंगे, पटसन जिसको बोलते हैं ना, उसी से सन निकलता है, ठीक है। तो उस सन के बने हुए कपड़े का भी प्रयोग करते थे, सन की खेती करते थे, ठीक है। और यहाँ पे कपड़ा जो बनाने का कार्य करता था ना, वो कारीगर लोग करता था और उद्योग धंधे होते थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि उद्योग धंधों में कपड़े का निर्माण होता था, यानी बड़े बड़े उद्योग होते थे कपड़ा का, वहाँ पे कपड़े निर्मित किए जाते थे। उसके बाद देखिए यहाँ सूत काटने के लिए काट कर कपड़े का निर्माण करते थे। और जुलाहे और रंगरेज जो थे, रंगरेज और जुलाहा वो होता है ना जो कपड़ा को बनाता है और रंगने का काम करता है कपड़े को, तो ये काम ये लोग करते थे। यानी इतना आपने सामाजिक स्थिति में लिख दिया। उसके बाद अंतिम जो काम करना होता है वो होता है निष्कर्ष। तो आखिर निष्कर्ष में क्या लिखिएगा, तो निष्कर्ष अब देख लीजिए निष्कर्ष आपको कैसे लिखना चाहिए। अतः निष्कर्ष इसी तरह लिखिएगा, वहां भी निष्कर्ष लिख के डैश मारिएगा और उसके बाद लिखिएगा अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की समाज कई वर्गों में विभाजित थी, जिसमें सबसे उच्च स्थान पर राजा, जो कि हम पहले भी बताए, और सबसे नीचे दास की स्थिति होती थी। ये लोग पहनावे ओढ़ावे के रूप में भेड़ की बनी खाल का कपड़ा पहनते थे, यानी भेड़ के खाल का बना कपड़ा पहनते थे। समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी। इतना अगर लिख दीजिएगा ना तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। यानी ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का बताए कि इतना बात आपको लिखना होगा। जैसे इंट्रोडक्शन में आपको उसकी चर्चा करनी है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी, नहीं थी, उन तमाम चीज़ों को आपने लिखा। उसके बाद उनके बॉडी पार्ट को लिखा और फिर कंक्लूजन को लिखा, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। इसमें आप जानते हैं इस तरह से क्वेश्चन को लिखिएगा ना, आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत कम बच्चों ने इस तरह से लिखा है। बहुत से पर्सनली मैंने बहुत से बच्चों का कॉपी देखा है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हमको नजर आती थी और हम चाहते थे बताएं, लेकिन बताने का क्या लाभ, आप अमल ही नहीं करते, इसलिए हम छोड़ दिए थे। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना कैसे है क्वेश्चन। अब देखिए ये तो शॉर्ट में आप लिखिएगा, लॉन्ग में भी यही चलता है, लेकिन लॉन्ग में थोड़ा परिवर्तन होगा। कैसे होगा, अब चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको कराते हैं। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को भी देखिए कि कैसे लिखना चाहिए, क्या उनमें परिवर्तन करना है, कितना पेज लिखना है, वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर शॉर्ट में इतना लिखते हैं तो आपका परिपूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ठीक नंबर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एगो कर लेते हैं हम लोग कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसको भी देखिएगा। तो देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक है। इसी तरह आपको जब भी लॉन्ग आंसर लिखिएगा तो इसी तरह हेडिंग बनाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन का नंबर दीजिएगा और उसको लिखना शुरू कीजिएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे नील नदी घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। देखिए ये नील नदी घाटी सभ्यता इसलिए लिखे ना बच्चों, चूंकि आप देखिएगा, आप देखेंगे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ है वहां पे लिखा है नील नदी घाटी सभ्यता के लोगों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। आप देखिए कुछ बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने नील नदी घाटी सभ्यता पढ़ा ही नहीं है। वो बोल रहे थे सर ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो नया सभ्यता था। हम बोले भाई देखिए ये नया सभ्यता नहीं था, मिस्र की सभ्यता आपने पढ़ा ना, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे उठा था, तो नील नदी के किनारे हुआ था। तो नील नदी इसीलिए तो उसको बोल दिया नील नदी घाटी सभ्यता बोला जाता है मिस्र की सभ्यता को, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मिस्र की सभ्यता के बारे में लिखना होगा, नॉट फॉर अनदर सभ्यता के बारे में, ठीक है। या कोई नया सभ्यता इसमें उभरेगा नहीं, बल्कि नील नदी घाटी सभ्यता मतलब हो गया मिस्र की सभ्यता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को लिख देना है आपको। चलिए अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, या देखते हैं। तो उत्तर इसी तरह लिखेंगे आप। उसके बाद लिखिए प्राचीन काल में विश्व में कई सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। देखिए ये चूंकि नील नदी घाटी सभ्यता बोला था ना, इसीलिए आपको तुरंत यहाँ पे मूव ऑन करना है कि नदियों के किनारे बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ, इसीलिए इसको नदी घाटी सभ्यता बोलते हैं। ये आपने एक लाइन में बता दिया। देखिए आप नहीं समझे होंगे, लेकिन जो एग्जामिनर होगा जो चेक करेगा ना उसको समझ में आएगा कि बच्चे ने अच्छे से लिखा है भाई। उसने बता दिया कि नदी के किनारे जो सभ्यता उभरी उसी में से एक सभ्यता है नील नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। इसी कड़ी में मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। देखिए कितना शानदार एकदम आंसर का आपका रूपरेखा तैयार हुआ कि आपने दिखाया कि विश्व में कई एक सभ्यताओं का विकास नील मतलब नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ, उसी कड़ी में एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता जिसका विकास नील नदी के किनारे हुआ था। अब देखिए इसीलिए इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा है, हेरोडोटस का कथन लिख दीजिए वहां पे, मिस्र को नील नदी का देन किसने कहा, तो हेरोडोटस ने कहा है। तो इसी कथन को वहां पे एडजस्ट कर दीजिए, कहां पे, जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तब। उसके बाद देखिए नील नदी के किनारे उभरी इस सभ्यता के लोगों की सामाजिक आर्थिक जीवन में काफी विविधता थी, यानी विविधता मूलक इनका सामाजिक जीवन था, जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें, यानी सामाजिक स्थिति का भी वर्णन करना है और आर्थिक स्थिति का भी वर्णन करना है। तो एक एक करके दोनों स्थिति के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए हमने सामाजिक स्थिति को पहले लिखना शुरू किया है, तो आप इसी तरह लिखेंगे जिस तरह अभी आप देख रहे हैं। तो देखिए नील नदी घाटी के निवासियों का समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसमें फराव के बाद समाज में पुरोहित, राज कर्मचारी,
कलाकारों दस्तकारों का स्थान होता था। यानी इसने सीधा कहा कि समाज में देखिए फराव का स्थान जो है ना सबसे ऊपर था। फराव के बाद पुरोहित वर्ग के लोग आते थे, कर्मचारी वर्ग के लोग आते थे, दस्तकार लोग आते थे, किसान लोग आते थे, ठीक है। लेकिन सबसे ऊपर फराव, फराव का मतलब होता है राजा। नील नदी घाटी में या मिस्र की सभ्यता में आपको बताए थे कि फराव का मतलब राजा। आपको समझना है, आपसे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि फराव किसे कहा जाता था, तो वो राजा होता था, ठीक है। अब देखिए अगला जो इसका टॉपिक लिखिएगा किस तरह लिखिएगा उसको भी अब देखते हुए चलिए। फराव के बारे में अब लिखिए। पहले फराव होता था तो फराव के बारे में लिखिए कि फराव मिस्र के राजा को फराव कहा जाता था। उसके पास मिस्र की सारी शक्तियां होती थी। यानी फराव जो राजा है उसके पास सभी शक्तियां होती थी राज्य की। फराव ही धरती का मालिक समझा जाता था। फराव को मिस्र के लोग जो है वो देवता के रूप में पूजते थे तथा उनकी मूर्तियों को बनवाकर मंदिरों में उसकी पूजा करवाते थे। उस समय फराव के कार्य तथा उपलब्धियों का विवरण मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण कराया जाता था। यानी कि फराव के बारे में कुछ भी जानना है तो वो मंदिर की दीवारों पर लिखी रहती थी, ठीक है। तो यानी सीधा आप समझे कि फराव का क्या था नहीं था, वो चीजें आप लिख दिए। अब देखिए फराव के बाद कौन आता था, तो फराव के बाद पुरोहित आते थे, राज्य कर्मचारी, कलाकार, दस्तकार, ये सब आते थे। उसके बाद किसान आते थे समाज में। उसके बाद देखिए जो शहर के बाहर रहते थे, कौन, किसान। और सबसे निचली स्थिति जो है वो दासों की होती थी, जिसे राजा युद्ध में बंदी बनाकर लाता था और फराव ही उसका मालिक होता था। यानी राजा ही उसका मालिक होता था, किसका, दासों का। तो इतना चीज आप लिख दिए। समाज का वर्ग कैसे विभाजन था, यानी कई एक वर्गों में समाज बटा था ना। पहले फराव, फिर पुरोहित, कर्मचारी, उसके बाद आप लिखेंगे क्या, कलाकार, दस्तकार, किसान और दास, ये सब आते थे समाज में। इनमें सबसे अच्छा स्थिति फराव का होता था और सबसे खराब दासों का होता था, ठीक। समाज में महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक थी। महिलाओं को भी कई एक अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। यह भी आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अब आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। चूंकि आपने पहले सामाजिक स्थिति को लिखा तो उसके कंक्लूजन को भी लिखिए, यानी उसका निष्कर्ष भी लिखिए। आपने सामाजिक स्थिति लिखा, उसके 4 लाइन में उसके निष्कर्ष को लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर को पता रहेगा ना कि हमने 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा, उसका इसने अलग अलग आंसर कराया है। ऐसा नहीं है कि एकदम घसीटा मार दिया इधर से उधर, वो नहीं करना आपको, ठीक है। तो अब देखिए उसका निष्कर्ष कैसे लिखिएगा। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि नील नदी घाटी के निवासियों की सामाजिक जीवन विविधता मूलक थी। समाज कई वर्गों में विभाजित था, जिसमें सबसे अच्छी स्थिति राजा की थी, फराव की, और सबसे खराब स्थिति दासों की थी। समाज में महिलाओं को भी कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये पहनावे ओढ़ावे के रूप में वस्त्र और सोने चांदी के आभूषण पहनते थे। इसके अतिरिक्त यह श्रृंगार प्रसाधन का भी कार्य करते थे, यानी कि सजने संवरने का भी काम करते थे। तो इतना लिख दिए तो आपका सामाजिक स्थिति खत्म। यानी मिस्र की सभ्यता का सामाजिक स्थिति आपका पूरा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा था नील नदी घाटी सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। अभी इस क्वेश्चन का आधा आंसर हुआ है, अब आधा आंसर और देखिए। आधा आंसर क्या होगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति को आपको लिखना होगा। आर्थिक स्थिति इसी तरह लिखिएगा, उसको डैश मारिएगा नीचे से, ठीक है। यानी कि उसको नीचे से रंग दीजिएगा। रंगने का मतलब होता है 2-4 बार कलम चला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नील नदी घाटी के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। उसके बाद मिस्रवासी हल और बैल की सहायता से खेती करते थे, नदियों के जल से अपने खेतों को सींचते थे। उसके बाद ये लोग खेती में चावल, गेहूं, जौ, इन तमाम फसलों की खेती करते थे। यानी आपने लिख दिया भाई कि मिस्रवासी जो है खेती का काम करते थे। खेती कैसे करते थे, तो हल बैल की सहायता से करते थे। अभी खेती कैसे होता है, ट्रैक्टर की सहायता से होता है, लेकिन उस समय ट्रैक्टर था नहीं तो हल बैल की सहायता से होता था। उसके बाद सिंचाई काम करते थे। कैसे भाई, नदियों में जो बाढ़ आता था पानी का, उसी से ये अपने भूमि को सींचते थे। फसल लगाते थे। कौन कौन फसल, गेहूं, जौ, चना, ये तमाम चीजें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, खेती के अलावा मिस्र के लोग जो है पशुपालन का काम करते थे। पशुओं में ये लोग देखिए बकरी, कुत्ता, गधा, सुअर, बत्तख, ये सभी को पालते थे। इन लोगों का एक अन्य पालतू पशु ऊंट होता था, उसको भी ये लोग पालते थे। इतना चीज आप लिखती है पशुपालन और खेती के बारे में। अब देखिए अगला जो इसका लिखिएगा, मिस्र के लोग उद्योग धंधे के बारे में भी जानकार थे। यानी मिस्र में उद्योग धंधों का भी विकास हुआ था। कौन कौन उद्योग धंधा, जैसे कपड़ा उद्योग, शीशा उद्योग, बर्तन उद्योग, फर्नीचर उद्योग है, हाथी दांत उद्योग है, ये सभी उद्योगों का विकास हुआ था। इसको भी लिखिएगा। उसके बाद देखिए इस सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। यानी इनका केवल उद्योग धंधा या अपने राज्य में ही व्यापार नहीं चलता था, यानी विदेश से भी व्यापार चलता था। और ये व्यापार कैसे होता था, स्थल और जल दोनों मार्ग से होता था। ये लोग विदेशों से क्या क्या मंगवाते थे, तो उसमें लिखिएगा धूप, तेल,
चांदी, इमारती लकड़ी और अन्य चीजें मंगवाते थे। तो इतना जब आप लिखेंगे ना बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन अंतिम पड़ाव आपका बाकी है कि फाइनल कंक्लूजन आपको लिख के देना होगा कि देखिए भाई, इन दोनों प्रश्नों को आपने एक साथ पूछा, अब इसीलिए हम लोग एक साथ इसका कंक्लूजन भी लिखेंगे। तो निष्कर्ष लिखिएगा अंतिम में, उसके बाद इसका निष्कर्ष इस तरह लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नील नदी घाटी की सभ्यता के लोगों का सामाजिक आर्थिक जीवन ठीक ठाक था। उसके बाद वही लिखिएगा, जहां उनका समाज कई वर्गों में विभाजित था, तो वहीं उनकी आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। ये लिख दीजिएगा। इस सभ्यता के लोगों का व्यापार व्यवसाय अन्य सभ्यता के लोगों के साथ भी होता था। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता में उद्योग धंधों का भी काफी विकास हुआ था। ये पूरा लिखिएगा ना, तो आपका पूरा आंसर तैयार हो गया। यानी कि सीधा मतलब ये जानिए ना बच्चों, आपने दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ लिखा है। चूंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, दो तरह के क्वेश्चन पूछे और दोनों का आंसर एक साथ मांग रहा था। जैसे सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों पूछा था, तो दोनों को आपने लिखा, दोनों का निष्कर्ष आपने लिखा। यही एक नियम होता है जो कि आंसर लिखने का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब भी होगा ना बच्चों, उसमें दो तरह के क्वेश्चन उसमें जरूर इंक्लूड होंगे, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया। इसी तरह से आपके हर एक क्वेश्चन जो होंगे ना, उसको आप एकदम टेक्निकली सोचिएगा कि आप कैसे इसको डील करिए कि आपको बेहतर नंबर मिले। चूंकि आपको केवल पढ़ नहीं लेना है, आपको बेहतर नंबर भी लेना है, ठीक है। तो आपको इसी टेक्निक से आपको आगे बढ़ना होगा। तो हमने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन कराया है। इसी तरह हमने पॉलिटिकल साइंस में भी कराया है। आपने उसको नहीं देखा होगा। हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस बच्चे बहुत कम देख रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये है कि इतिहास को पढ़ लेंगे, पॉलिटी को बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन कहीं इसकी खामियाजा बाद में आपको भुगतना ना पड़े, इसीलिए आप पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया है कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। अगर आपको नहीं मिले ना वो वीडियो, तो आप कमेंट कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दे दीजिए सर, उस वीडियो को हम पिन कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा कोशिश था इतिहास का जो क्वेश्चन आपको लिखना है, कैसे लिखना है, उन तमाम चीजों को दिखा दिए। पॉलिटी का हमने पहले दिखाया है, अब ज्योग्राफी और हिंदी का दिखा देंगे कि ज्योग्राफी हिंदी में क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। इसी तरह से हर एक में हम आपको क्वेश्चन लिखने का एक प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस पहले से रहेगा। जब आपको ये पता होगा कि हमको आंसर इस तरह से लिखना है, तो आपका नंबर कहां से कटेगा, बोलिए, कोई नहीं काट पाएगा। लेकिन आपको इस तरह लिखना होगा, इन नियमों का पालन करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।